जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो एंशियंट सोसाइटीज़ के होंगे, HIST 102 जिसका कोड है। इससे पहले 101 को हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो प्रीवियस तीन सेमेस्टर्स के जो पेपर्स हो रखे हैं उनके क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे। आज हम 102 के करेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। 5 यूनिट्स में पूरे क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है। शुरू की जो 4 यूनिट्स है वो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि दो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक आपको करना है हर यूनिट से, और वो 14 मार्क्स का है। IC ड्यूल के स्टूडेंट्स या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई या नहीं करवाते हैं, प्राइवेट जो करस्पॉन्डिंग कहते हैं जिसे, तो वो लोग 16 मार्क्स का करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो 14 लिखा हुआ है ये आपके लिए 16 का होगा। और सेम वही चीज़ जो आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपकी 5th यूनिट होगी इसमें, जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से 6 करने हैं, तो वो 4 मार्क्स के हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो IC ड्यूल वाले हैं, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये 6 मार्क्स का है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास के 4 प्रमुख चरण बताइए। तो कोई भी 4 प्रमुख आपने चरण बता देने। जैसे कि सबसे पहले मानव क्या था, प्राइमेट कहते हैं सबसे पहली श्रेणी को, जो लगभग 360 लाख साल पहले आई थी एशिया अफ्रीका में। प्राइमेट कौन होते हैं? हैंड टू माउथ फीडर्स होते हैं, ठीक है, पकड़ा और खा लिया। ये लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, लेकिन कैसे? पत्थर ज़मीन से उठाना और सामने वाले पे मार देना फेंक के, बस इतना सा ही होता था इनका। इसके बाद इनसे डेवलप हुए होमिनॉइड 240 लाख साल बाद, मतलब आज से 240 लाख साल पहले, जिन्हें वानर या फिर एप भी कहा जाता है। एप कौन होते हैं? वो गोरिल्ला टाइप। इसी में फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, होमिनिड्स भी आप बता सकते हो। दक्षिणी मानव जिसे ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को कहते हैं। होमिनिड्स 56 लाख ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आए थे। और होमो हैबिलिस सबसे ज़रूरी श्रेणी है इनकी, ये वाली आपने ज़रूर बतानी। क्यों? क्योंकि औजार बनाने वाला ही सबसे पहला मानव था, होमो हैबिलिस। और इसके माइंड का जो घनत्व था वो कितना था? 700 घन था। और इसके बाद आते थे फिर होमो इरेक्टस, जो 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी था। ये 2 पैरों पर चलता था, और आगे के तो जो 2 हाथ थे यहाँ पर फिर ये औजार पकड़कर चलता था। और ये लगभग आज से 4 लाख साल पहले तक अस्तित्व में रहे, और इनके माइंड का घन जो है वो 700 से 1000 हो चुका था। इसके बाद होमो हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस, ये दोनों एक साथ ही एग्जिस्टेंस में, मतलब एक जैसे थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा जाता है। आपको पता ही होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे 8 लाख साल पहले हाइडलबर्गेसिस आए थे और 1 लाख साल पहले तक ये विलुप्त हो चुके थे। लेकिन निएंडरथलेसिस 1,30,000 साल पहले अस्तित्व में आए थे और आज से 35,000 साल पहले तक रहे थे। इन दोनों की खासियत क्या थी? इन दोनों के माइंड का जो घनत्व था वो 1450 सेमी था, मतलब आज के मानव के समान। और इसके बाद आज का ही मानव आ जाता है, यानी कि हम होमो सेपियंस, जो 1,70,000 साल पहले अस्तित्व में आ चुके थे। तो ये सारे चरण हैं, इनमें से आपने कोई भी 4 चरण प्रमुख उठाने हैं और लिख देने। इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत ही सुंदर सा एक डिटेल वीडियो बना रखा हुआ है, आप आई बटन से उसे एक्सेस कर सकते हो। इनके शरीर में परिवर्तन हुए, तो परिवर्तन के हिसाब से भी इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला तो इन्हें होमिनोइड ही कहते हैं, ठीक है। होमिनोइड कौन से थे? जो पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों से ही जो कंदमूल है उससे भी प्राप्त कर लेते थे चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद दूसरी श्रेणी इनकी है होमिनिड। तो होमिनिड कौन है? जो ज़मीन पर आके ज़मीन पर रहना शुरू हो चुके थे, क्योंकि जो वनस्पति है वो बर्बाद हो रही थी, तो इन्होंने ज़मीनों पर आना आरंभ कर दिया था पेड़ों को छोड़कर। इसके बाद होमो हैबिलिस, जिन्होंने ज़मीनों पर रहकर ही इन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, सीधा खड़े होकर चलने वाले एक प्राणी की तरह बन चुके थे ये लोग। और उसके बाद होमो इरेक्टस या फिर होमो सेपियंस कह सकते हो आप, जो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा निकटतम ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार व्यवस्था के विशेष संदर्भ में सामाजिक गठन के विकास पर टिप्पणी कीजिए। बेसिकली कहा जा रहा है कि मानव पहले अकेला अकेला रहता था, तो इनका परिवार कैसे बना? धीरे धीरे परिवार में जुट गए, तो परिवार धीरे धीरे बड़े होते गए, और उसके बाद कबीला बन गया, देन एक सोसाइटी बन गई, बहुत सारे कबीले इकट्ठे हो गए, सोसाइटी बन गई, एक पूरा समाज विकसित हो गया। तो किस तरह से हुआ ये आपने बताना है इसमें। तो पहले तो देखिए, मानव पहले शिकार ही करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया ना कि इन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया। शिकार करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह खानाबदोशी जीवन जीते थे, यहाँ से वहाँ घुमक्कड़ घुमंतुओं की तरह घूमते रहते थे। लेकिन अब खेती करने लग पड़े हैं, तो खेती के लिए तो भैया आपको स्थायी रूप से एक जगह पर रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि 6-6 महीने लग जाते हैं एक फसल को अच्छी तरह से उगने के लिए, पकने के लिए। तो वो 4-6 महीने जो लगते हैं उसके लिए आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर ही रह रहे हो आप, तो आप सुविधाओं के आसपास रहोगे, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर अन्य वनस्पतियाँ भी उपलब्ध हैं। जानवर भी पालने आरंभ कर दिए ताकि उनसे भी खेती की जा सके, जो हल वगैरह चलाना है, या फिर उनको पालते थे ताकि बाद में उनका मांस खाया जा सके समय आने पर।
तो ये सब इससे क्या हुआ कि ये लोग ना इकट्ठे होकर रहने लग पड़े। हंटर्स एंड गैदरर्स वगैरह आपने इसमें पढ़े ही होंगे, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। तो ये सभी मिलके रहने लग पड़े। उसके बाद फसल जो होती है ज़रूरत से ज़्यादा होने लग पड़ी, तो व्यापार भी बनने लग पड़ा। इससे लोगों ने व्यापार करना आरंभ कर दिया, जिससे कि वहाँ पर नगरों का विकास हुआ। तो इसी के साथ पूरा एक सामाजिक संगठन हमें उभरता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है। इन दोनों क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि यह कहना कहाँ तक सही है कि सभ्यता के विचार की उत्पत्ति और विकास घरेलू उत्पादन प्रणाली से प्रभावित होता है। तो देखिए, अभी हमने जस्ट पीछे यही पढ़ा कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर एक जगह पर रहने लगे, फिर वहाँ पर उन्होंने संसाधन जुटाए और उसके बाद वो एक सभ्यता बन गई। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी वही पूछी गई, बस थोड़े इनडायरेक्ट तरीके से। उत्पत्ति कैसे हुई है सभ्यता, मतलब उसका विचार कैसे लोगों में आया है। तो विचार आया नहीं है, लोग इकट्ठा होते गए तो अपने आप ही वो विकसित होते चले गए। उनके पास संसाधन जुटाने के लिए बहुत सारे तरीके आ गए, बहुत सारी कला और कौशल में वो लोग निपुण होने लग पड़े। और घरेलू उत्पादन के तरीके क्या होते हैं? घरेलू उत्पादन प्रणाली मतलब अपने घरों में रहकर वो चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। प्रोडक्शन जो है उनके घरों से ही होके निकल रहा है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो है नहीं है, तो वहीं पर रहकर वो लोग मिट्टी की चीज़ें बना रहे हैं, मृत भांड बना रहे हैं या फिर मूर्तियाँ बना रहे हैं, कला प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। और इसी के साथ खेती कर रहे हैं। खेती में भी वो लोग अपना एक निजी रूप लेकर चल रहे हैं। ये नहीं है कि हम किराए पर किसी किसान को लाएंगे या फिर किसी के बैल को लाएंगे और फिर हम खेतों को जोतेंगे और उन पर काम करेंगे। ये सब नहीं है, निजी रूप से किया जा रहा है। पर्सनली जो घरेलू उत्पादन है उसी के आधार पर किया जा रहा है। तो उसी के आधार पर ये लोग आगे धीरे धीरे विकसित हुए। जब चीज़ें ज़्यादा आगे तो बेचना आरंभ कर दिया, विकास होना आरंभ हो गया, व्यापार शुरू हो गया, नगरों का निर्माण हो गया। तो सभ्यता जो है उसकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई है, क्योंकि लोगों ने एक जहाँ पर संसाधन मिल रहे थे उसी इलाके में रहना आरंभ किया। और उसका विकास भी इसी तरह से हो, क्योंकि उस संसाधन से इन्होंने फ़ायदा कमाया। कैसे? कि वो फसलें जो है अब इनके पास ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से तो इसी वजह से सभ्यता जो है वो विकसित भी हुई घरेलू उत्पादन प्रणाली के प्रभाव से। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में विनिमय के क्या साधन थे। विनिमय क्या होता है? चीज़ें खरीदना या बेचना, ठीक है, आदान प्रदान किया जाना। तो आज के समय में तो हमारे पास पैसे हैं, हम लोग पैसे देते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। हमारे दादा दादी शायद सोने के तो नहीं, चांदी के सिक्के जो थे, वो रुपया जो था एक स्टैंडर्ड चांदी का सिक्का होता था, तो उसके द्वारा ये लोग व्यापार करते थे। कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है उसके द्वारा करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब ये धातु मुद्राएं नहीं होती थी, तो किस तरह से ये लोग एक्सचेंज करते थे? इनका मार्केट एक्सचेंज क्या था, तो इसके बारे में बताना है आपने। सबसे पहले बता देना, देखिए कि 9000 से 6000 ईस्वी पूर्व तक कैटल्स यानी कि जो पशु होते हैं हमारे घरेलू, उनका आदान प्रदान किया जाता था। गाय होती है, बकरी होती है, इनका आदान प्रदान करके, जैसे मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं उसे गाय दे दूंगा और उससे 2 बोरी गेहूँ ले लूँगा, इस तरह से। इसके बाद 1200 ईस्वी पूर्व तक काउरी शेल्स आ गई, फूटी कोड़ियाँ, क्योंकि गाय को इतनी दूर लेके जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। फूटी कोड़ियाँ तो जेब में डाली और निकल लिए। इसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व तक आते आते मेटल की जो मनी होती है वो डेवलप हो चुकी थी। और इसके बाद 500 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये जो मेटल के कॉइन्स थे ये थोड़े मॉडर्न हो गए। मॉडर्न कॉइन जो आज के दिखते हैं ना, गोल गोल दिखते हैं हमें चप्टे से, वैसे बन गए थे। इसके बाद लेदर मनी आ गई। चाइना ने लेदर की जो सफ़ेद हिरन होता है ना, उसकी खाल से एक डॉक्यूमेंट की तरह, जितने बड़े हमारी आज बुक्स दिखती हैं हमें, तो इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स बना दिए। वो मनी थी एक्चुअल में, वो भी लेदर मनी कहते हैं उसको। 118 ईस्वी पूर्व में, फिर 800 ईस्वी पूर्व में, 800 ईस्वी में पेपर करेंसी चलने लग पड़ी। तो इस तरह से ये सारी विकसित हुई चीज़ें प्राचीन काल की। ये जो बार्टर सिस्टम वगैरह स्टार्टिंग से शुरू होता है और उसके बाद कॉइन्स से आते आते पेपर मनी तक हम पहुंच जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, शहरीकरण के क्षेत्र में मानव जाति के लिए यूनान के योगदान का परीक्षण कीजिए। तो यूनान यानी कि एशियंट ग्रीस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एशियंट ग्रीस ने किस तरह से शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मानव जाति को एक बहुत ही स्वर्ण इतिहास दिया, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता आपको। इसमें मिनोअन सिविलाइजेशंस वगैरह जो हमने पढ़ी हुई ना, वही सारी चीज़ें आएंगी। ऊपर आई बटन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में समाज और धर्म के प्रसार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके बारे में बताना है, धर्म और समाज के बारे में बताना है मिस्र। तो देखिए, मिस्र के समाज में, मतलब समाज और धर्म के प्रसार के बारे में कई प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन मिस्र की पुरातात्विक खोजों से लेकर आधुनिक कानून जो है उनके सामाजिक संरचना तक यहाँ पर फैला हुआ था। प्राचीन मिस्र में जो धर्म था ना, वो उनके समाज का मूल आधार था, जो उनके दैनिक जीवन, कला, नैतिकता, उनकी स्मारकीय वस्तुकलाएं जो हैं, पिरामिड है, मंदिर जो थे उनके, इन सभी पर प्रभाव डालता था। इसके बाद इनके समाज में महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं महिलाएं भी इनके समाज पर। आधुनिक मिस्र में भी हम देखते हैं कि चलो वो तो इस्लाम राज्य बन चुका है, वहाँ पर अब कानून राजनीति काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन मिस्र में धर्म जो और समाज जो है वो एक एकीकृत समाज था।
और धर्म जो इनमें धर्म पर इनका काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। शासन में ये लोग धर्म को लाते थे, पर लोग के जीवन में विश्वास रखते थे, तभी तो ममीज़ वगैरह बनाई जाती, ममीफिकेशन किया जाता था जो फ़राहो होते थे, इनके किंग होते थे। नियम और नैतिकता भी इनके धर्म के आधार पर ही होती थी। वस्तुकला और जो कलाएँ होती थी इनकी बाकी की, वो भी धर्म से ही प्रभावित थीं। सामाजिक भूमिकाएं भी इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हम बैक्टीरिया के जो प्रदेश है वहाँ तक ये सब कुछ फैले हुए थे। 7वां क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया और यूनान के नगर राज्यों के बारे में बताइए। तो यूनान का तो हम बहुत ही पहले एक अलग से वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 वीडियोस हमने यूनान के ऊपर कवर किए थे। एक तो इनका स्पार्टा और एथेंस के बारे में हमने पढ़ा था, वो नगर राज्य ही थे इनके, किस तरह से विकसित हुए थे उसके बारे में आप बता सकते हो। इसके अलावा इनकी जो सभ्यता, मिनोअन सभ्यता, माइसीनियन सभ्यता, इनकी डार्क एज, क्लासिकल एज, तो ये सारी चीज़ें मैंने पीछे आपको लिंक दे दिया था, तो वहाँ से आप देख सकते हो। रही बात मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया के नगर राज्यों के विकास किस प्रकार से हुआ, वहाँ का धर्म कैसा था, समाज कैसा था, हर चीज़ के बारे में वीडियो हम क्लियर कर चुके हैं। ऊपर आई बटन से आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में दासों ने दैनिक रोमन अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। तो रोमन सभ्यता के ऊपर भी हम 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक तो था ही दासों के ऊपर आई बटन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने सीधी सीधी सी बातें लिखनी है कि कैसे दासों से ही काम करवाया जाता था। उनके खेतों में दास काम करते थे, उनके घरों में दास काम करते थे, इवन उनके जो ज़रूरी काम होते थे वो भी दास ही करते थे। और हल्के से हल्के काम भी, जैसे कि पानी का ग्लास यहाँ से उठा के आगे टेबल पर रखना, तो वो भी दास ही करते। तो हर प्रकार के कामों में दास ही लगे हुए थे। खेती बाहर में दास लगे थे, व्यापार में दास लगे थे, तो ये सभी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहे थे। और यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि रोम की जो प्राचीन काल का रोम है, उसकी जो पॉपुलेशन थी ना, वो एक्चुअल पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, लेकिन वहाँ पे जो दास थे ना, उनसे 3 से 4 गुना तक ज़्यादा दास थे। अब बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिकार और खाद्य संग्रहकर्ताओं के बारे में बताइए। तो हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में आपने बताना है। तो शिकारी कौन होते थे? ऑब्वियसली हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी पर बेस्ड होते थे ये लोग। इनकी इकोनॉमी वाइल्ड रिसोर्सेज पर बेस्ड होती थी। मोबाइल नेचर के होते थे ये लोग, यानी कि गतिमान, एक जगह पर टिकने वाले नहीं होते थे। हर थोड़ी देर में मटेरियलिस्टिक कल्चर में बदल जाते थे ये लोग और आगे आगे मूव करते रहते थे। इसी के साथ इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लो होती थी, क्योंकि एक जगह पर तो रह नहीं रहे हैं, शिकार करना पड़ता है इन्हें, बिजी लाइफ, तो लो पॉपुलेशन होती थी। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो एक ग्रुप पर आधारित होती है, क्योंकि शिकार करना है बड़े जानवर का तो एक आदमी से तो होगा नहीं, ग्रुप्स में रहते थे, इसलिए इन्वायरमेंट पर बहुत कम इम्पैक्ट डालते थे ये लोग। और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो हैं इनके बहुत ही कम मिलते हैं हमें, मतलब पत्थर वगैरह मिल जाएंगे, थोड़े बहुत शेल्टर्स मिल जाएंगे, तो यही चीज़ें हैं बस। लेकिन दूसरी तरफ जो फार्मर्स होते थे इनके ऑपोजिट, वो तो एक जगह रह रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप हो गया था वहाँ पर, सेडेंटरी जो क्या बोलते हैं उसको, गतिहीन थे ये लोग, एक ही जगह पर रह के खेती बाड़ी करते थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, हाई डेंसिटी थी, जिसकी वजह से नगरों का विकास होने लग पड़ा, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई इनकी। और इन्होंने हैंड एक्स वगैरह बनाए, तो फायर का इन्वेंशन किया, तो ये लोग ज़्यादा इनके हमें इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, क्या बोलते हैं इस पे, इन्वायरमेंट पे। आर्कियोलॉजिकल जो इम्प्रिंट्स हैं इनके, वो लैंडस्केप में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प का विकास। तो शिल्प का विकास कैसे हुआ? देखो, जब पहिए का विकास हो गया तो पहिए के ऊपर ही फिर इन्होंने मृदभांड की चीज़ें बनानी शुरू कर दी, उसी तरह से कला वगैरह विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय गठन। तो जनजातीय गठन मतलब फैमिली क्लैंस किस तरह से बन रहे थे इनके, फिर उसके बाद ट्राइब्स कैसे बन रही थी इनकी, तो ये सब तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया ये लोग एक जगह रहना आरंभ किया इन्होंने, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, रिसोर्सेज जुटाने लगे और धीरे धीरे इनकी जनजातीय गठन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन का घरेलू तरीका। तो डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा था? ड्यू टू एग्रीकल्चर। गांव और शहरों का विकास होना आरंभ हो गया, उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि हो गई, बस्तियों का विकास होने आरंभ हो गया, रिश्ते नाते बनने आरंभ हो गए, बीमारियां भी और महामारियां भी फैलनी हुई इससे, और असमानता पर आधारित समाज भी निर्माण में आ गया। अच्छा, मेरा ना कोई इरादा नहीं था कि मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा आगे, मतलब क्वेश्चंस ही बोलूंगा, उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से आपकी डेट शीट्स आती है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ये है कि क्लासेस भी नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख के बोल देंगे कि हाँ इसमें हम कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर को देख के ही ये बोल देंगे कि हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे इसमें, इसके बारे में हो जाएगा, तो उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि इस चीज़ में क्या लिखना है, तो वो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक संस्कृति, मटेरियलिस्टिक कल्चर। तो ये समझाने की ज़रूरत तो है नहीं है, ह्यूमन मैनकाइंड में क्या, उनके फिजिकल वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए पर्पसली, क्या मॉडिफिकेशंस हुए, उनके बारे में आपने बताना है, तो ये तो आप कर लोगे। नेक्स्ट है शहरी क्रांति, अर्बन रेवोल्यूशन कैसे आया? कि भैया लोगों ने पानी के नज़दीक रहना आरंभ कर दिया, वहाँ पर फर्टाइल लैंड होती थी, वहाँ पर फिर खेती करना आरंभ कर दिया उन्होंने, रहना आरंभ कर दिया, खेती ज़्यादा होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर उसके बाद
और ज़्यादा खेती होने लग पड़ी, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से काम करने वाले ज़्यादा बढ़ गए, तो उन्होंने चीज़ों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। यातायात के साधन जो नाव बन गई थी, क्योंकि नदियों के पास तो रहते थे, तो व्यापार होना आरंभ हो गया, जिसकी वजह से शहर बन गए, और वो शहरों में फिर पॉपुलेशन बढ़ गई है, अलग अलग तरह के कारीगर वहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये क्या हो गया, एक शहरीकरण का बीज पड़ गया, जिससे शहरी क्रांति आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस में धर्म की भूमिका। तो इसमें आप मिनोन और माइसिनियन सभ्यता में जो ये लोग धर्म, प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो पहाड़ों पर रहते हैं, ऐसे मानना था उनका, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने किस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई, तो वो सब आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट इज मेसोपोटामिया में राज्य का विचार। तो मेसोपोटामिया, देखो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि मेसोपोटामिया जो एक सभ्यता है ना, वो अपने आप में ही 4 और सभ्यताओं को लेकर बैठी हुई थी। तो वो सारी सभ्यताएं आपने अच्छे से पढ़नी है, और उसी में कौन कौन से राज्य थे, उरुक, फिर और भी मुझे नाम नहीं याद आ रहे, तो वो सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्ता के बारे में लिखे। तो पितृसत्ता मतलब पैट्रियार्की। तो पिता के आधार पर ही समाज में सब कुछ चलता है, चाहे वो अधिकारों की बात हो, घर में बोलचाल की बात हो, घर में कुछ काम करने की बात हो, तो सब कुछ पैतृसत्तात्मक समाज, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसी पर आधारित था। तो ये सब चीज़ें तो आप अपने आप से भी बना सकते हो, कुछ ज़्यादा इंडिविजुअली इस पर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका रोम के पतन पर बहस। तो रोम के पतन की एक पूरी की पूरी सीरीज़ हम कर चुके हैं। रोम के पतन के देखिए 2-3 मुख्य कारण आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक तो इतना बड़ा साम्राज्य था, उसके बाद दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से विद्रोह हो गया, और साम्राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। वो आप जानते हो कौन कौन से साम्राज्य हैं, मैं बताऊँगा। बाकी इनके राजा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा विलासी थे। एक टाइम पीरियड तो ऐसा आया कि भैया 50 सालों में ही लगभग 20-25 राजा जो है वो बदले गए, तो उसकी वजह से साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, विद्रोह भड़क उठे थे। तो ये हमने एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका शिकार और संग्रहकर्ताओं के विशेष संदर्भ में मानव के विभिन्न विकास चरण पर टिप्पणी कीजिए। देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने शिकार और संग्रहकर्ता बोल दिया है, लेकिन एक्चुअल में बात वही हो रही है। मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, वही बात आपने इसमें करनी है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में परिवार और कुल की वृद्धि पर प्रकाश कीजिए। तो ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समाज, परिवार आ जाए, कुल बोल दिया जाए, क्लैंस बोल दिए जाएं, ट्राइब बोल दी जाए, जनजाति, तो एक ही बात है, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौतिक संस्कृति और बसावट के स्वरूप में परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, भौतिक संस्कृति यानी कि ह्यूमन के रिसोर्सेज में जो बदलाव आए हैं, हमारे जो ह्यूमन काइंड की नीड्स में चेंजेस आए हैं, जो उसके बारे में बताना है। और आगे बात की है बसावट, यानी कि वही शहरीकरण की प्रक्रिया किस तरह से आरंभ हुई, किस तरह से वो विकसित हुई, उसी के बारे में बात की जा रही है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़े, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, और उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि पहले किस तरह से कुछ बुरे गुण आ गए थे समाज में, जैसे कि धार्मिक गुण हमें देखने को मिलते काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपने आलोचनात्मक परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्राचीन समय में व्यापार और बाजार विनिमय प्रणाली के बारे में विस्तार से विवेचना कीजिए। तो वही एक्सचेंज, ट्रेड क्या हो रहा था, वही सब चीज़ें बतानी है आपने कि पहले कैटल बार्टर सिस्टम था, चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। मुझे चावल चाहिए, मैं सामने वाले से गेहूँ ले लूँगा, तो ये चीज़ें होती थी। बाद में भैया हमने पैसे इन्वेंट कर लिए, सिक्के, सोने चांदी के सिक्के आ गए, मेटल के सिक्के आ गए। फिर लेदर की जो एक, जैसे मैंने बताया चाइना में लेदर का एक पूरा डॉक्यूमेंट सा बना दिया था, तो वो चलता था। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है। यही पूछा गया डायरेक्टली, अगर देखा जाए तो, देखा जाए भी क्या, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राचीन मिस्र सभ्यता के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे। इसमें आपने बताना है कि प्राचीन मिस्र के सभ्यता के शहरी जीवन की मुख्य विशेषताएं, जैसे कि नील नदी पर आधारित थी ये, और इसके बाद सुनियोजित संरचना थी इनकी, सामाजिक अर्थव्यवस्था का संगठन इनका कैसा बना हुआ था वो बताना है, जिसमें शहरों के आकार और नदियों के किनारे जो बसे हुए थे उसके बारे में बताना है। कृषि और व्यापार के आधार पर ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह शहरों में मंदिर हो गए, और शासकों के जो निवास स्थल थे, कुलीन वर्ग के जो हवेलियाँ थी उनकी, और आम नागरिकों के छोटे छोटे घर, इन सभी में शामिल है। ठीक है, मुख्य विशेषता इनकी क्या बताओगे आप, कि ये कि भैया स्थान जो है वो जल, इनका स्थान और इनका जल स्रोत, तो नील नदी इकलौती थी वहाँ की। इसी के साथ नियोजन संरचना बताओगे आप, सामाजिक और आर्थिक केंद्र के बारे में बता देना, आर्थिक गतिविधियां इनकी, विशेष संस्थाएं बतानी है, आवास इनका, फिर से आवास अगर आप अलग से बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि किस प्रकार से ये लोग 3-4 मंजिली ऊंचे घरों में रहते थे, चारों तरफ से बंद होते थे, तो ये सब बताना है। मनोरंजन के साधन आप ज़रूर बताइएगा, शिकार करते थे, मछली पकड़ते, संगीत, नृत्य वगैरह इनके होते थे। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज चीन के शहरीकरण के विकास के कारण। ये वाला चैप्टर हमने नहीं किया था, मैंने आपको इसका PDF दे दिया था बुक की फोटोज़ खींच के। तो चीन के शहरीकरण
शहरीकरण, देखिए कोई भी शहरीकरण आ जाए ना, उसके सबके विकास के कारण गिनने चुने ही होते हैं, ठीक है। वहाँ पर धातुओं की उपलब्धता थी, नदियों के किनारे रहते थे, वनस्पति बहुत अच्छी थी, पशुपालन बहुत बढ़िया हो रहा था क्योंकि वहाँ की जो भूमि है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, घास भूस अच्छी तरह से हो रहे थे उनको पालने के लिए। वातावरण, वायु जो है वो बहुत बढ़िया थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं थी। और अगर चाइना की तो चलो थी, तो वो लोग क्या करते थे, लगभग 10 फीट गहरे खड्डे कर देते थे और वहाँ पर रहते थे। मतलब लोग घर ऊपर की तरफ को बनाते हैं, ईंट के ऊपर ईंट बना के, जैसे आज हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर दिख रहे हैं, उनके घर ज़मीन के अंदर होते थे, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के संदर्भ में पितृसत्तात्मक व्यवस्था। देखिए बार बार एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही वीडियो मैंने बना रखी है, उसी को आप देख लो, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए। तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो रखा था, और आर्थिक स्थिति उनकी क्या थी कि भैया दासों पर ही आधारित थी, दूसरी जगह से स्मगल करके दास लाए जाते थे और खुलेआम बेचे जाते थे। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य उत्पादन, यानी कि अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में हमने क्या देखा था, हंटर गैदरर्स, और दूसरी तरफ अब यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली फार्मर्स पूछे जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बता देना फूड प्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ था। मैंने एक पूरा मैप बना के उसमें बताया हुआ है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें उगती थी, किस इलाके में, चाइना हो गया, थाईलैंड वाला एरिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, यूरोप और मैक्सिको वाला एशिया, अफ्रीका, अमेरिका का एरिया जो है वो हो गया। तो इन सभी के ऊपर मैप बना के वीडियो क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की शुरुआत। तो देखिए शहरों तक नहीं पहुंचे, गांव तक ही आए। तो गांव तक कैसे आए ये लोग, मतलब गांव की शुरुआत कैसे हुई, तो आपने आधी कहानी बतानी है कि जहाँ पर लोगों ने, जहाँ तक पॉपुलेशन बढ़नी आरंभ हुई थी, सिर्फ इतनी नहीं बढ़ी थी कि वहाँ पर व्यापार करना आरंभ कर दिया लोगों ने, कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कारीगर उपस्थित हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनजातीय व्यवस्था। देखिए ट्राइबल सिस्टम, फिर से वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक संस्कृतियाँ। तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो कि जितनी भी सभ्यताएं जो है ना, उन सभी की संस्कृतियाँ कैसी थी, हम सारा क्लियर कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यवान एवं उपहार देना। तो मूल्यवान और उपहार देना क्या होता है, गिफ्ट गिविंग, और या फिर गिफ्ट एंड गुड्स भी कहते हैं इन्हें। तो ये तब हम जो विनिमय एक्सचेंज प्रणाली जो है ना, उसके ऊपर हमने जो वीडियो पढ़ा था, तो उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था कि गिफ्ट देना भी एक तरह का एक्सचेंज होता है। बस फ़र्क इतना है कि सामने वाला हमें रिटर्न में कौन सा गिफ्ट देगा ये नहीं हमें पता है। तो ये चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ें हम सामने वाले को देते हैं, कोई गोल्ड हो गया, कोई सिल्वर हो गया, कोई नेकलेस हो गया, रिंग हो गई, सामने वाले को देते हैं ना हम। तो शादियाँ हो गई इस तरह से, तो और भी कई प्रकार से हम गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। होता क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, लेकिन सामने से क्या मिलेगा ये नहीं हमें पता है। अदरवाइज पहले वस्तुओं का दान प्रदान कैसे करते थे, मैं सामने वाले से चावल लेने आ रहा हूँ, तो सामने वाले को पता है कि मुझे चावल के बदले भी कुछ और मिल जाएगा, गेहूँ मिल जाएगा, ज्वार बाजरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई डेफिनेटली हमें पता नहीं है कि क्या मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्रांति की परिभाषा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपसे। मेसोपोटामिया में धर्म कैसा था ये भी बता दोगे आप। ग्रीस में शहरी राज्य, तो ग्रीस के शहर राज्य बता देने आपने, जैसे कि उनके एथेंस थी, स्पार्टा थे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेडोनिया के बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो। नेक्स्ट है मिस्र में वर्ग का विकास कैसे हुआ। तो मिस्र में भी समाज जो है ना वो 3 से 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर कौन होते हैं, राजा, फराओ जो होते थे, उसके बाद इजिप्शियन ब्यूरोक्रेट्स आते थे, और देन ट्रेडर्स और आम जनता आती थी। लास्ट क्वेश्चन अगेन रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में आपने बताया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसे बैजेंटाइन कहा जाता था, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज के समय में इस्तानबुल है वो थी, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो पहले ही विलुप्त हो चुका था, और उसके 1000 सालों बाद देख लो जो रोम हमें है भी नहीं है। रोम ईस्टर्न एम्पायर जो था, अगर आप वीडियो देखकर आए हो तो आपको पता होगा कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर रोम से अलग था, इटली उसके अंडर नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अगले 1000 सालों तक एग्जिस्ट कर गया। लेकिन जहाँ पर रोम था, जिसके नाम पर ये सभ्यता, मतलब इस एम्पायर का नाम पड़ा हुआ है, वो ही खत्म हो चुका, वो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुका था, उसका पतन हो चुका था। अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो आपको आई बटन से इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। सेम पैटर्न और सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो पहला है मानव विकास, बता देना है आपने मानव विकास किस तरह से हुआ। नवपाषाणकालीन उपकरण कौन से थे। तो टूल्स के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल वीडियो पढ़ा था, आपको पता होगा कि कैसे मैंने एडिटिंग करके बताया हुआ आपको कि टूल्स, एशोलियन टूल्स थे यहाँ पर, फिर और भी बहुत सारे टूल्स थे, अब मुझे नाम पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा। तो वो किस तरह से विकसित हुए थे, उनका क्यों प्रयोग किया जा रहा था, और कौन से मानव द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, किस किस टाइम पीरियड में, तो वो सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन का घरेलू तरीका, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आरंभिक व्यापार कैसे हुआ, तो वही जब सरप्लस गुड प्रोडक्शन होने लग पड़ा तो उसके बाद व्यापार तो होना लाजमी था, और वो भी समुद्र के रास्ते ज़्यादा हुआ क्योंकि नाव रहते ही नदियों के किनारे थे, और नदियों से तो फिर व्यापार करना उनको लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि नाव का विकास भी हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक व्यापार, अच्छा ही हो गया। आरंभिक मिस्र में समाज कैसा था, ये पीछे बता चुका हूँ मैं। आरंभिक चीन में नगरीकरण कैसे हुआ, ये सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनान में
नगरीय राज्यों का उत्थान कैसे हुआ, तो ये आप बता सकते हो इसमें एथेंस और स्पार्टा के बारे में। आप चाहो तो उससे भी पीछे जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो मेयोनियन सभ्यता में जो नगर थे उनके बारे में बता दो, और उसके अलावा उसके बाद जो माइसेनियन सभ्यता आई उसके बारे में बताना चाहो तो वो भी बता सकते हो। क्रेटे द्वीप पर जो बनी थी उसके बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट है आरंभिक मिस्र में वर्ग, फिर से एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। प्राचीन रोम के समाज के बारे में बताना है, तो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट समाज था, दासों की संख्या ज़्यादा थी, ये सब आपने बता देना है। लास्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन क्या क्या थे। तो नियोलिथिक सोसाइटी पर हम मैप बनाकर डिस्कस कर चुके थे कि कैसे वेस्ट एशिया में यहाँ पे जॉर्डन की बात आ जाए या फिर ईरान टर्की की बात आ जाए तो इन इलाकों में क्या शिप और गोट पाली जा रही थी। इसी के साथ वहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ वीट हो चुका था एग्रीकल्चर के रूप में। और इसके बाद साउथ एशिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पेपर, आमंड्स और बीन्स वगैरह, पीस जो होते हैं, तो इनका एग्रीकल्चर हो रहा था थाईलैंड में खासकर, ठीक है। और ईस्ट एशिया की बात कर ली जाए तो वहाँ पर बफेलो, डॉग्स, पिग्स वगैरह पाले जा रहे थे और उगाया क्या जा रहा था, राइस कल्टीवेशन काफ़ी बढ़िया था। साउथ अमेरिका यानी कि मैक्सिको की बात की जा रही है तो वहाँ पर हनी बीज, डॉग्स, टर्की, ये टर्की एक प्राणी होता है, कंट्री नहीं है, तो उसके बारे में, चिड़िया जैसा, तो वो पाले जाते थे। और इसके अलावा कॉर्न जो मक्की होती है वो उगाई जाती थी, बीन्स उगाई जाती थी, स्क्वैश, ग्राउंड एवोकाडोज जो होते थे वो उगाए जाते थे, चिली पेपर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डोमेस्टिकेट कर दिया गया था। सब सहारन अफ्रीका यानी कि इजिप्ट से लेकर मोरक्को तक के एरिया को छोड़ दिया जाए और उसके नीचे का जितना भी अफ्रीका है तो उस सारे की बात कर ली जाए तो वहाँ पर क्या क्या उगाया जाता था, मिलेट्स, शॉगम, राइस, स्टेफ, यम्स वगैरह उगाए जाते थे। और डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप हो गया था, गोट्स हो गए थे और भी कैटल्स आ गए थे यहाँ पर। इसके साथ साउथ एशिया यानी कि इंडिया और ये मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में एक स्टेट है, वहाँ से हमें काफ़ी सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पर कैटल्स यानी कि गायें वगैरह ये पाली जा रही थी। इसके साथ शिप भी पाली जा रही थी, गोट्स पाली जा रही थी, इनका डोमेस्टिकेशन हो गया था। और बैरली और वीट जो है इसका भी कल्टीवेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। उत्तर प्रदेश में भी हमें काफ़ी सारे राइस कल्टीवेशंस के एविडेंसेस मिले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हम रिवर्स में जा रहे हैं जैसा आपको पता है। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, गणराज्य से साम्राज्य तक रोम में हुए परिवर्तन के बारे में संक्षिप्त में नोट लिख। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। रोमिलस और रेमस दोनों ने रोम की स्थापना की थी, रोम नगर की, दोनों भाइयों ने। बाद में रोमिलस ने अपने दूसरे भाई रेमस की हत्या कर दी थी और उसके बाद कैसे वहाँ का राजा बन गया था। उसके बाद सीनेट का निर्माण हुआ था जिन्होंने रिपब्लिक वहाँ पर स्टैब्लिश किया था, तो रिपब्लिक आ गया था वहाँ पर। तो मतलब स्टार्टिंग से रिपब्लिक था, किंगडम तो थोड़े टाइम के लिए था, तो रिपब्लिक चल रहा था। उसके बाद जूलियस सीजर आते हैं, हमें देखने को मिलता है कि पहले तो वो गवर्नर थे लेकिन उसके बाद क्या होता है वो किंग बन जाते हैं। और जूलियस सीजर के बाद उनका बेटा जो है ऑक्टेवियस वो वहाँ का राजा बन जाता है। और ऑक्टेवियस बाद में नाम चेंज करके क्या बोलते हैं वो बन ऑगस्टाइन, तो ऑगस्टाइन रख लेता है, ऑगस्टस बन जाता है। तो उसके बाद कई प्रकार के राजा यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और साम्राज्य का विस्तार होता है। तो कैसे गणराज्य से साम्राज्य की तरफ बढ़ा ये और साम्राज्य से फिर ये बाद में पतन की तरफ चला गया, तो ये सारी कहानी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के आरंभिक राज्यों के प्रकाश डालिए, हो चुका है ये क्वेश्चन। फिर ऊपर चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ कि आरंभिक मेसोपोटामिया में नगरी जीवन की विशेषताएं बताइए, तो ये भी आप कर लोगे। 5th क्वेश्चन है प्राचीन संसार में नगरीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, नगरीकरण की बात हो रही है इस क्वेश्चन पेपर में और सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ही नगरीकरण पर बेस्ड है। 4th क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक नगरों के उदय के बारे में बताइए, तो ये भी आप कर लोगे। तो कौन कौन से नगर थे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। प्राचीन संसार में सभ्यता के विचार के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो प्राचीन संसार में सभ्यताएं कौन कौन सी सभ्यताएं थी वो सारी आपने लिख देनी है। इसमें नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता आ जाएगी, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाएगी, सिंधु नदी के किनारे भारत की सभ्यता आ जाएगी और येलो नदी के किनारे चाइना की सभ्यता आ जाएगी। तो ये किस तरह से विकसित हुई, इनका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, तो वो आपने बताने हैं। 2nd क्वेश्चन है आपका पुरापाषाण से नवपाषाण युगीन समाज के अश्म उपकरणों में क्या परिवर्तन आए, ये आपने बताना है। तो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही है ये वीडियो। इसी के साथ 1st क्वेश्चन है आपका भारत में नवपाषाण युगीन ग्रामीण जीवन के विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए, तो ये भी आप कर लोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, किसी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।